अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एक्सपिरेशन और इनहेलेशन को 10th बायोलॉजी में। हमने देखा कि एक्सपिरेशन में जो हवा होती है उसको रिमूव किया जाता है, आउट से बॉडी भेजा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए, और इंस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए हवा को जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने कहा था कि डायफ्राम और रिब मसल का मेन वर्क होता है जो हमारी रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती हैं उनमें 75% हमने कहा था कि डायफ्राम वर्क कर रहा होता है रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको कैरी ऑन करने के लिए, और 25% जो होते हैं हमारे रिब मसल वर्क कर रहे होते हैं। हमने कहा कि जब इनहेलेशन होती है तब रिब मसल कंट्रैक्ट होते हैं, रिब्स ऊपर की तरफ उठाती हैं, डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम नीचे चला जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, स्पेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है और हवा जो है वो बाहर से अंदर चली जाती है। एक प्रेशर ग्रेडियंट हमने कहा था क्रिएट होता है। फिर जब हमने एक्सपायर करना होता है या रिमूव करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तब तमाम जो प्रोसेसेस चेंज हुए थे वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। रिब मसल रिलैक्स हो जाते हैं, रिब्स वापस अपनी जगह पर चली जाती हैं, जबकि डायफ्राम मसल्स भी रिलैक्स होते हैं, डायफ्राम वापस डोम शेप में आ जाता है, गुंबदनुमा शक्ल में आ जाता है, जिससे लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, अब आउटसाइड प्रेशर कम हो जाएगा, लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो हवा लंग्स से बाहर रिमूव कर दी जाएगी। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। आज हमने ये डिस्कस करना है कि इन मूवमेंट्स को कंट्रोल किस तरह किया जाता है। हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस, उनका कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन होता है। बिल्कुल इसी तरह रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करने के लिए ब्रेन ही वर्क कर रहा होता है। ब्रेन के अंदर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक दो हमारे पास पार्ट्स होते हैं, मेडुला ऑब्लिगेटा और पॉन्स। एक होता है मेडुला और एक होता है पॉन्स। मेडुला ऑब्लिगेटा और पॉन्स में हमारे पास एक सेंटर होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। कहां पर है? ब्रेन के अंदर। ब्रेन के कौन से पार्ट में? मेडुला ऑब्लिगेटा और पॉन्स के अंदर। बेसिकली जो मेडुला है वो ही ज्यादातर हमारे रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, मसल्स को पैगाम भेज रहा होता है उनको कि कब हमने सांस की जो रफ्तार है उसको कब तेज करना है, कब कम करना है। अब जो सांस लेना है हमारा, ये इनवॉलंटरी होता है। वॉलंटरी हो सकता है लेकिन एक हद से ज्यादा नहीं हो सकता है। हम अपनी सांस कुछ देर के लिए तो रोक सकते हैं, कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं एक लिमिट तक, लेकिन उस लिमिट से आगे सांस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये इनवॉलंटरी होता है, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मेडुला मौजूद होता है और उसके साथ ही पॉन्स जो है उसकी हेल्प कर रहा होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा और पॉन्स जो होते हैं ये बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड, खून के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है उसके लिए ये सेंसिटिव होते हैं। साथ में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को भी देखा जा रहा होता है, पीएच को भी देखा जा रहा होता है, सैचुरेशन को भी देखा जा रहा होता है, और भी अवामिल होते हैं। लेकिन मेनली यहाँ पर क्योंकि बुक में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिस्कस किया गया है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, जैसे आप भी बैठे हुए हैं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, मैं डिलीवर कर रहा हूं, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा, हार्ड वर्क नहीं हो रहा, कोई किसी किस्म का कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो ये नॉर्मल सिचुएशन जारी है हमारी। इस सिचुएशन के अंदर हमारे जो सांस लेने की जो रफ्तार है वो भी नॉर्मल है। अब नॉर्मल जो होती है वो एवरेज ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होती है, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। तो अभी इस कंडीशन में हम 16 से 20 यानी कि 16, 17 या 18 दफा, 19 दफा, 20 दफा हम 1 मिनट के अंदर सांस ले रहे हैं। यह है नॉर्मल कंडीशन। अब अगर नॉर्मल कंडीशन से डेविएट कर जाए, चेंज हो जाए, डेविएशन किस तरह होगी नॉर्मल कंडीशन से? कि आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, कोई वर्क नहीं हो रहा, एकदम से आप दौड़ जाते हैं,
आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, आप कोई गेम कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, या जिस तरह मजदूरी कर रहे होते हैं लोग, तब बॉडी के ऊपर हमारी जो फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो मसल्स ज्यादा से ज्यादा वर्क करना शुरू कर देते हैं। अब मसल्स को ज्यादा से ज्यादा वर्क करने के लिए एनर्जी भी उतनी ही जरूरत होती है। मसल्स ने अगर वर्क करना है तो हम देखेंगे कि उनको एनर्जी भी उतनी ही चाहिए होगी। अब अगर उन्हें एनर्जी ज्यादा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, 9th में आपने पढ़ा था कि एटीपी रेस्पिरेशन के दौरान बनती है। रेस्पिरेशन हम जब करते हैं तो उसमें एटीपी तैयार होती है, बांड टूटता है, हमने कहा था CH बांड ग्लूकोज के अंदर जो होता है, उस बांड के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर कर लिया जाता है और फिर वही एटीपी यूज की जाती है। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो एटीपी की ज्यादा मिकदार चाहिए होती है। अगर एटीपी की ज्यादा मिकदार चाहिए तो रेस्पिरेशन भी ज्यादा होगी। जितनी एटीपी जरूरत होगी उतनी ज्यादा रेस्पिरेशन होगी हमारी। अब रेस्पिरेशन में हमने कहा था कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब रेस्पिरेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस में हमने कहा था ऑक्सीजन रिलीज होता है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जितनी ज्यादा रेस्पिरेशन हो रही है उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इसका मतलब है ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। एक नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, परसेंटेज वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। अब जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी है उतना ही हमने उसको जल्दी रिमूव करना है। तो जैसे ये होता है, जैसे मसल्स वर्क करना शुरू करते हैं, रेस्पिरेशन फास्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने लगती है, तब हमारे जो ये रेस्पिरेटरी एरियाज हैं इनसाइड द ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स, ये सिग्नल सेंड करते हैं मसल्स को। कौन से मसल्स? वो मसल्स जो कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, रिब्स मसल्स और डायफ्राम। तो वहां से हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स से, यानी कि रेस्पिरेटरी सेंटर से सिग्नल्स पहुंचते हैं डायफ्राम को और रिब मसल को कि भाई ज्यादा से ज्यादा वर्क शुरू कर दें। तो रिब मसल की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, डायफ्राम की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ जाती है। तो हमारी जो ब्रीदिंग की मिकदार होती है, जो ब्रीदिंग हम कर रहे होते हैं, जो सांस ले रहे होते हैं, उसकी रफ्तार भी बढ़ जाती है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके, साथ ही रेस्पिरेशन के अंदर एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन भी इस्तेमाल हो रही है। उस ज्यादा ऑक्सीजन की मिकदार को हासिल करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल से अब ज्यादा रेस्पिरेशन हो रही है तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो ज्यादा ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए हमें इनहेल भी ज्यादा करना पड़ेगा और उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है उसको रिमूव भी ज्यादा करना पड़ेगा। अब दो प्रोसेस हैं, हमने एक तो ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाना है बॉडी के अंदर ताकि रेस्पिरेशन में हेल्प हो सके, मदद हो सके, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कुछ हद तक तो मसल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है, लेकिन ज्यादातर हम जो रिलाई करते हैं वो जो ऑक्सीजन रिलेटेड रेस्पिरेशन होती है उसके ऊपर ही कर रहे होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर। सो ऑक्सीजन की मिकदार भी ज्यादा चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा हो रही है, उसको भी हमने रिमूव करना है ज्यादा। तो इसलिए पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाते हैं, वो फौरी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज लेवल जो होता है ब्लड के अंदर उसको सेंस करते हैं, सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के, ठीक है। उसको सेंस करके ये फौरन सिग्नल भेजते हैं मसल्स को, रिब मसल्स और डायफ्राम को, तो वर्क ज्यादा शुरू हो जाता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज्यादा होती है, हमारी सांस लेने की मिकदार जो रेट होती है ब्रीथिंग वो बढ़ जाती है। वो कितना हो जाता है? वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे पास हो जाता है 16 यहाँ पर मौजूद है हमारे पास 30 to 40 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 30 to 40 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कि पहले वो सिर्फ 16 से 20
दफ़ा हम सांस ले रहे हैं 1 मिनट के अंदर, लेकिन जैसे ही हार्ड वर्क करते हैं तो हम 1 मिनट के अंदर 30 और 40 के दरमियान में सांस ले रहे होते हैं, इतने मरतबा हम सांस ले रहे होते हैं। तो इस तरह जो हमारी रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर के जरिए। अब हम एक मुआवजा करेंगे, एक कंपैरिजन टेबल मौजूद है जो कि बहुत ही अहम है। एक ये याद रखें कि रेस्पिरेटरी सेंटर भी बहुत अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह ये जो टेबल है हमारे पास, जो कंपैरिजन है एक्सपायर्ड एयर और इंस्पायर्ड एयर का, ये टेबल भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये एमसीक्यूज के लिए भी अहम है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है कि हम जो सांस लेके जाते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कितनी होती है, और फिर जब हम सांस निकालते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, ये सारी चीज़ें। अब इंस्पायर्ड एयर जो होती है, हम जो सांस ले रहे होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार होती है 21%, ज़्यादा होती है क्योंकि हम इंस्पिरेशन ऑक्सीजन हासिल करने के लिए करते हैं। लेकिन एक्सपिरेशन में उसकी मिकदार कम होकर 16% होती है। रिमूव करते हैं हम, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बिल्कुल रिमूव नहीं होती एक्सपिरेशन पर, लेकिन कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर करना है, बाहर भेजना है, इंस्पायर नहीं करना, लेकिन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस भी बात कर क्रिएट हो सकता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। इसलिए इंस्पायर्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 0.04% होती है, लेकिन एक्सपायर्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिर ज़्यादा होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव ही करना है हमने एक्सपायरेशन में, तो वहाँ पर इसकी मिकदार 4% हो जाती है। नाइट्रोजन का लेवल जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो नहीं होता, प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट नहीं हो रहा, नाइट्रोजन का सेम प्रेशर होता है, इसलिए वो सेम रहती है 79% इंस्पायर्ड एयर के अंदर और 79% एक्सपायर्ड एयर के अंदर। वाटर वेपर्स, हम सांस लेते हैं, बाहर नमी मौजूद है तो ऑब्वियसली वो हवा के साथ अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनकी और जो अमाउंट होता है वो वेरिएबल अमाउंट होता है। और एक्सपायर्ड एयर के अंदर भी वेरिएबल होता है, लेकिन वो सेचुरेशन में आ जाती है, फिर वो वाटर वेपर्स होता वेरिएबल है, वो भी सेचुरेशन में आ जाता है, डिपेंड करता है बॉडी कंडीशंस के ऊपर। फिर डस्ट पार्टिकल्स, हमने लास्ट टाइम एक चीज़ डिस्कस की थी जब हम ऑर्गन्स पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के नेजल कैविटी के अंदर बाल मौजूद होते हैं और म्यूकस मौजूद होता है। बालों का हमने कहा था कि वो जो हेयर होते हैं छोटे छोटे, वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहे होते हैं। इसका मतलब है डस्ट पार्टिकल जो फिजा में मौजूद, हवा में मौजूद है, वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, वो सांस के जरिए अंदर दाखिल हो सकते हैं और उनका अमाउंट भी वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में हैं। अगर आप डस्टी इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर डस्ट गर्द ज़्यादा हो तो वहाँ पर ज़्यादा बॉडी के अंदर जाएगी डस्ट, लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है, तब डस्ट जो है वो कम होगी, या कब बाज़ का अगर बहुत ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशन है तो नहीं भी हो सकती। फिर रिमूवल में अब डस्ट पार्टिकल्स को हेयर ट्रैप करते हैं, ये नहीं कि वो उसको हवा के जरिए बाहर रिमूव करके उसको ट्रैप कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है वहीं पर, ठीक है। एक्सपायर्ड ईयर में वो रिमूव नहीं होते, इसलिए उसकी तकरीबन नन होती है, नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, इसलिए हम उसको ऑलमोस्ट नन कहते हैं कि बिल्कुल भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स जो एक्सपायर्ड ईयर है उसमें नहीं होते। फिर हमने टेम्परेचर को देखना है। अब बाहर का जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल होता है, सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर कम, गर्मियों में ज़्यादा, आजकल 47-46 जैसे टेम्परेचर है तो उसी के मुताबिक बाहर की हवा का टेम्परेचर होगा। सर्दियों में 25, 15, 10 डिग्री तक होता है तो उसके मुताबिक होगा। लेकिन हमने प्रीवियसली एक और चीज़ डिस्कस की थी कि नाक के अंदर जो म्यूकस मौजूद होता है वो बाहर से आने वाली हवा जो होती है उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर रहा होता है, ठीक है। तो बाहर से जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर तो वेरिएबल है, डिपेंड करता है मौसम के ऊपर कि मौसम कैसा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो हवा इनसाइड द बॉडी जाती है उसका टेम्परेचर जिस्म के मुताबिक चेंज कर दिया जाता है, 37 नियर अबाउट 37 कर दिया जाता है। इसलिए जो हवा हमारे जिस्म से बाहर आएगी उसका टेम्परेचर जिस्म के मुताबिक होगा। लिहाजा इंस्पायर्ड एयर के अंदर टेम्परेचर वेरिएबल होता है, लेकिन एक्सपायर्ड एयर के अंदर इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर होता है, इक्वल टू 37 राउंड अबाउट 37 होता है। तो ये टेबल हमने देखी। अब एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया है
कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, जो मूवमेंट्स होती हैं। हमने कहा कि रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है पांस और मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर, जो कि ब्रेन के पार्ट्स हैं, इससे दिमाग के। पांस और मेडुला ऑब्लिंगेटा हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार होती है ब्लड के अंदर उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो ये सिग्नल सेंड करते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें हमारे सांस लेने की जो रेशो होती है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होती है, लेकिन जो ही हम हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क होता है कोई, तो उसमें रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है क्योंकि मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जैसे ही बढ़ती है, जो पांस और मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो सेंस करते हैं उस मिकदार को, और फिर मसल्स को, रिब्स मसल और डायफ्राम को वो सिग्नल सेंड करते हैं कि मूवमेंट्स को, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बढ़ा दिया जाए। मूवमेंट्स जैसे ही बढ़ती हैं ऑब्वियसली सांस लेने की मिकदार बढ़ जाएगी, वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाएगी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, और जो हमें रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जरूरत होती है उतनी ऑक्सीजन भी हम अवेल कर लेते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड हुआ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।